ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग न्यूटन्स लॉ को किस तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान दो, कोई भी फ्रेम जो कि हमारा एक्सीलरेटेड हो दैट विल बी कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और एक चीज तो हम लोगों ने पहले ही बातचीत किए थे, जो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो केवल और केवल हमारा इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, यानी अ फ्रेम व्हिच इज आइदर एट रेस्ट फिक्स टू द अर्थ और इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, केवल और केवल उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का एक भी लॉ हमारा वैलिड नहीं है। ओके, लेकिन अगर अब हम अप्लाई करना चाहते हैं न्यूटन्स लॉ को कोई एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट पर है और वो ब्लॉक को दो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, एक बंदा जो कि हमारा इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है और दूसरा बंदा जो कि एक एक्सीलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, और वो बंदा जो है वो टुवर्ड्स राइट एज एन एक्सीलरेशन ए जो है वो हमारा मूव कर रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा इनर्शियल फ्रेम वाला बंदा है जो एक्चुअल में है वही उसको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था वो हमारा जिंदगी भर रेस्ट पर ही रहेगा। न्यूटन्स लॉ यहां पर परफेक्टली वैलिड है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम, व्हाट कैन आई से? बहुत सिंपल बात है, object is a moving towards left with acceleration a। देखो, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला बंदा है उसको तो ये नजर आएगा जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ ए मूव कर रहा है। अच्छा, बंदे को आइडिया नहीं है, बंदा जो है वो मूर्ख है, बंदे को आइडिया नहीं है जो वो खुद एक्सीलरेटेड है, उसको तो यही लगेगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ ए से एक्सीलरेट हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस बंदे को जो नजर आएगा उसको तो यही लगेगा ना जो इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स है F, and that force F equals to ma, m is the mass of the body, is getting applied on m। उसको लगेगा ये, क्या वो असली में लग रहा है? नहीं 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 नहीं। देखो, ऑब्वियसली बात है, ये फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये वाला फोर्स जो है ये तो केवल और केवल जो नॉन इनर्शियल वाला बंदा है उसके कल्पना की दुनिया में है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको अगर एनएलएम के बारे में सोचना पड़ेगा तो उसको ये वाले बॉडी के ऊपर एक फोर्स पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो टू एक्सप्लेन एनएलएम in non-inertial frame, to explain NLM in the non-inertial frame, an additional force, non-existent, exist नहीं करता वो force, has to be applied on body। यानी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमें एनालाइज करना है कोई एक मोशन को एनएलएम में,
तो इन दैट केस हमें जो रियल फोर्सेस है उसके साथ साथ एक वर्चुअल फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो वर्चुअल फोर्स है, दिस वर्चुअल फोर्स is called pseudo force on a body. This virtual force is called the pseudo force on a body. So try to understand मैं क्या बोल रहा हूं। सर आप ये पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि अभी देखो ये पढ़ा क्यों रहा हूं, ये समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, अभी तो हमने डायनामिक शुरू किए हैं, आने वाले टाइम पे जब हम आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत बार ग्राउंड फ्रेम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर हमें एक ऐसा फ्रेम जो है वो सोचना तो पड़ेगा जहां पर प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल एनालिसिस हो, वो मैथमेटिकल एनालिसिस हमारे लिए आसान हो जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझो। मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं। इफ वी वांट टू अप्लाई NLM in a non-inertial frame having acceleration is equals to a vector। अगर हमें एक NLM लगाना है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जिस फ्रेम का एक्सीलरेशन a वेक्टर है, टू अ बॉडी ऑफ मास m। अगर बॉडी का मास को हम m कंसीडर करते हैं, ठीक है, बॉडी का मास को अगर हम m कंसीडर करते हैं, वी हैव टू अप्लाई a pseudo force, and that pseudo force is given as minus m into a vector। ध्यान देना, m is not the mass of the observer, it is the mass of the body। यानी अगर हम उसे लगाना चाहते हैं तो इतना pseudo force हमें लगाना पड़ेगा। एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ pseudo force we can apply NLM। pseudo force को अप्लाई करने के बाद हम लोग जो है वो NLM वहां पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। बट डायरेक्टली जो है वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। नाउ लेट्स सी स्यूडो फोर्स हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मान लो हमारे पास यहां पर है एक लिफ्ट, दिस इज अ लिफ्ट, और यहां पर एक बंदा जो है वो मास m का है, and this lift is moving up with an acceleration of a। ठीक है, तो find normal reaction on man। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम में हम क्या एनालाइज करेंगे? अगर हम ग्राउंड से बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम तो ये देखेंगे जो बंदा है उस बंदे के ऊपर डाउनवर्ड mg लग रहा है और अपवर्ड नॉर्मल लग रहा है, और इसके कारण बंदा जो है वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है ए से।
हम तो यही देखेंगे जो हमारा बंदा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा है ए से, यानी सिंपल सी बात है n माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम ए। तो नॉर्मल फोर्स वो जो निकाल के देगा दैट विल बी m इंटू जी प्लस ए। और अब मान लो हम लोग इसी को एनालाइज करना चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। ठीक है, कंसीडर कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो सकता है, डजंट मैटर, मैं स्पेशल एक ले रहा हूं। कंसीडर एन ऑब्जर्वर ऑन लिफ्ट। नाउ वो जो ऑब्जर्वर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मैन इज एट रेस्ट। ध्यान देना क्योंकि ये लिफ्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो खुद अपवर्ड एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है ए से। तो मुझे इसके ऊपर अब एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ये जो बंदा है इसके ऊपर एक mg तो लग ही रहा है और साथ ही साथ एक नॉर्मल जो है वो भी लग रहा है, और इसके अलावा एक स्यूडो फोर्स fs जो है, क्योंकि फ्रेम का एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो स्यूडो फोर्स मुझे डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। एंड ये वाला स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी द मास ऑफ द मैन इनटू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो उल्टा हो ही गया है। सो ये हमारा स्यूडो फोर्स है, और अब उस फ्रेम में बंदे का एक्सीलरेशन जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं 0, यानी ऑब्वियस सी बात है बंदा यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम में है। सो व्हाट आई कैन से इज अ नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg प्लस स्यूडो फोर्स, सो इट विल कम आउट टू बी राइट। या फिर एक बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, लेट्स सी। मान लो मेरे पास कोई एक फ्रेम है, एक गाड़ी है, चलो इस तरीके से, और गाड़ी पे हमारा एक पेंडुलम जो है वो हमारा लटका हुआ है। ये हमारा एक पेंडुलम है जो कि हमारा लटका हुआ है, जी मेरा इस डायरेक्शन में है, और गाड़ी को अब मैंने एक्सीलरेट करवा दिया ए से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग देखेंगे तो फाइनली अगर हम ध्यान दें, पेंडुलम हमारा वर्टिकल के साथ कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो फाइंड थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, लेट्स go to the frame of cart. Let's go to the frame of cart. ठीक है, तो जैसे ही मैं कार्ट के फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे जो है वहां पे पेंडुलम विल बी इन इक्विलिब्रियम। पेंडुलम जो है वो मुझे अब इक्विलिब्रियम में नजर आना चालू होगा। तो मुझे पेंडुलम के ऊपर क्या क्या फोर्स देखने को मिलेगा उस फ्रेम में? देखो, जो रियल फोर्सेस है वो तो होगा ही होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेफिनेटली mg तो लगने वाला है ही है, और साथ ही साथ यहां पर जो है मेरा टेंशन T भी लगने वाला है। बट क्योंकि ये कार्ट फॉरवर्ड एक्सीलरेशन ए से जा रहा है तो मुझे एक पीछे के डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा,
This is the pseudo force that is equals to ma. m is the mass of this ball, not the mass of the cart. ऑब्जर्वर का मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बॉडी का मास के इनटू द नेगेटिव ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम स्यूडो फोर्स यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। और अब ये सिस्टम जो है हमारे इक्विलिब्रियम में है, तो इफ आई रिजॉल्व द टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स, वी कैन डायरेक्टली राइट टी कॉस थीटा विल बी mg and t sin theta will be equals to ma. So what we can write is tan theta equals to a by g, यानी theta will be tan inverse a by g. तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक ऑलरेडी कराया हूं ग्राउंड फ्रेम में, अब उस पे एक बार स्यूडो फोर्स लगा के देखते हैं जो क्या हमें कोई आसानी मिलती है या नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं जो हमने पुरानी क्वेश्चन है, दो हमारे पास इस तरीके से मासेस रखे हुए थे इंक्लाइन पे, एंड अब बोला था जो ये पूरा इंक्लाइन को मैं कितना एक्सीलरेशन f से ले जाऊं जो कि हमारा एक दूसरे के ये जो हमारा इंक्लाइन के अलोंग कोई स्लिप ना करे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बात को हम समझते हैं। इन फ्रेम ऑफ inclined bodies are in equilibrium, बॉडीज जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम पे होंगे। हमारा इंक्लाइन के फ्रेम में बॉडीज जो होंगे वो हमारे डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे होंगे। ठीक है, सो पहले M1 को एनालाइज करते हैं, तो M1 के ऊपर फोर्सेस क्या क्या आ जाएगा, M1 के ऊपर फोर्सेस क्या क्या आ जाएगा। तो ध्यान दो, जो हमारा रियल फोर्सेस है वो तो है ही है। यहां पर मेरे पास आएगा M1G, यहां पर आएगा मेरा नॉर्मल N1, और यहां पर आएगा मेरा धागे का टेंशन T। मतलब इंक्लाइन के अगर मैं फ्रेम पे आ चुका हूं तो इन दैट केस मुझे इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा M1 इंटू एफ, और इसके रेस्पेक्ट में यहां पर ये सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। सो नाउ लेट्स रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज अल्फा, एंड सिमिलरली ये वाले को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, परपेंडिकुलर एंड अलोंग, दिस एंगल इज अल्फा। तो मैं एक चीज जो लिख सकता हूं जो है मेरा N1, वो मेरा कोई काम का नहीं है, दैट विल बी M1G cos अल्फा प्लस M1F sin अल्फा। और यहां पर जो हमारा टेंशन T है, मैंने वहां T लिखना भूल गया था, मेरे पास T की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली M1G sin अल्फा माइनस M1F इंटू cos अल्फा। ये मेरे पास T की वैल्यू आएगी। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास जो दूसरा वाला बॉडी है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो मेरा M2 वाली बॉडी होंगे, वो M2 वाली बॉडी पर क्या क्या है मेरे पास फोर्सेस। यहां पर N2 है, यहां पर N2 है, यहां पर टेंशन T है, यहां पर है मेरा M2G, और अप्लाई करने के लिए यहां पर पीछे की तरफ मैं स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दूंगा M2F, एंड नाउ इसमें भी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। सो M1G को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, दिस एंगल इज बीटा, और M2F को भी मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, दिस एंगल इज बीटा। तो यहां पर भी जो ध्यान दो, N2 जो आएगा दैट विल बी M2G cos बीटा प्लस M2F cos sin अल्फा।
और यहां पर जो हमारे पास टेंशन T आएगी, दैट टेंशन T विल बी सिंपली इक्वल्स टू T प्लस M2G साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू दिस, यानी M2F cos बीटा माइनस M2G cos साइन बीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। और अब जो है ये दोनों टेंशन्स को हम इक्वेट कर देंगे, तो इन दोनों टेंशन को इक्वेट करने पे, इक्वेट जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, G इंटू M1 साइन अल्फा प्लस M2 साइन बीटा will be F into M1 cos alpha plus M2 cos beta. So what we get is F equals to G into M1 sin alpha plus M2 sin beta divided by M1 cos alpha plus M2 cos beta। देखो एनालिसिस वाइज कोई ज्यादा खास डिफरेंस जो है वो तो हमारा डेफिनेटली नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो कंपोनेंट्स है उसको ज्यादा रिजॉल्व करना पड़ा था हमें, यहां पर जो है हमारे लिए ज्यादा डायरेक्ट बन जाता है, तो यहां पर हम काफी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। चलो और एक देखो, एक क्वेश्चन में तुम लोगों को करवाया था यहां पर, जो मेरे पास एक इंक्लाइन है ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखे हुए हैं मास स्मॉल m, ये मास है कैपिटल M, और इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और उसके साथ यहां पर जो मास है दैट इज m डैश, इसके साथ जो मास अटैच्ड है दैट इज m डैश। तो सवाल यहां पर ये था जो फाइंड m डैश सच दैट small m does not slip with respect to capital M। Right. So, ये मान लेता हूं जो m डैश जो है वो मेरा एक्सिलरेट करता है डाउनवर्ड a से, तो इसका भी जो एक्सिलरेशन होगा वो हमारा a हो जाएगा, और इसका भी जो एक्सिलरेशन होगा वो हमारा a हो जाएगा, राइट। ग्राउंड फ्रेम में तो ये सिचुएशन बनेगा। तो एक काम करो, लेट अस जंप ऑन द इंक्लाइन। हम इंक्लाइन के फ्रेम पे पहुंच जाते हैं, और इंक्लाइन के फ्रेम में जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो ध्यान देना कैपिटल M एंड स्मॉल m आर इन इक्विलिब्रियम। मेरे रेस्पेक्ट में दोनों जो है वो डेफिनेटली हमारा इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरा इक्विलिब्रियम में है तो दोस्तों ध्यान देना, अच्छा ये वाले फ्रेम से कैपिटल M मुझे सीधी मूव करते हुए नजर नहीं आएगी, ध्यान देना इस बात पे, वो मुझे ऐसे टेढ़े मूव करते हुए नजर आ जाएगी, ओके। अच्छा, तो मैं अगर इस पे स्मॉल m के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है n, डाउनवर्ड लग रहा है mg, ma, ठीक है। एंड अब मैं इसको कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, लाइक दिस एंड दिस।
ना यहां पर जो ये एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। तो इसके इक्विलिब्रियम लिखते हुए मैं साफ साफ लिख सकता हूं n cos theta equals to mg and n sin theta must be equals to ma। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है, राइट। यहां पर जो हमारे पास आ गया है वो है n cos theta equals to mg और n sin theta जो है वो है हमारे पास ma। जहां तक रही बात ये वाले इंक्लाइंड की, इंक्लाइंड के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहा है, अच्छा कैपिटल mg और ये वाला जमीनवार नॉर्मल तो दिखा नहीं रहा हूं, कोई काम का नहीं है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कैपिटल ma स्यूडो फोर्स, और यहां पर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन पे एक n लगने वाली है, और यहां पर है धागे का टेंशन T, यहां पर जो है वहां पे है धागे का टेंशन T, ठीक है, राइट। सो फार सो गुड। तो यहां पर भी ये मेरा इक्विलिब्रियम में है, तो दोस्तों n को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, ये वाला एंगल है थीटा, तो ma प्लस n साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू t। अच्छा n साइन थीटा का वैल्यू है स्मॉल m, तो t की जो वैल्यू आ गई है वो है कैपिटल ma प्लस स्मॉल ma। ओके, तो ये मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और ये जब मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है, मैं अब कैपिटल m डैश को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर लेता हूं। इसके लिए वापस स्यूडो करने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर अपवर्ड लग रहा है t, दिस इज आई एम डूइंग इन द ग्राउंड फ्रेम। यहां पर है m डैश g, तो t कैन बी रिटन एज m डैश इंटू g प्लस a, ठीक है, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज g प्लस a। अच्छा बाय द वे a का वैल्यू अगर हम ध्यान दें, यहां से एक बार निकाल लेते हैं, a बाई g इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, तो a जो है वो हमारे पास आ गया है g tan थीटा। मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ लिख दिया, सॉरी, क्या लिख दिया, t माइनस m डैश g माइनस t, m डैश g माइनस t इक्वल्स टू m डैश a, तो t मेरे पास आ जाएगा m डैश g माइनस a। एंड नाउ लेट्स सिंपली इक्वेट द टू टेंशंस, तो मेरे पास ये आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a दैट इज इक्वल्स टू m डैश इंटू g माइनस a। तो मेरे पास m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a बाई g माइनस a। नाउ लेट्स सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू 1 माइनस tan थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी कैन सिंपली कट द g, तो g को अगर हम लोग यहां पर कट कर लेते हैं, तो मेरे पास m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो यहां से मैंने इस तरीके से m डैश का वैल्यू निकाल सकता हूं। सो स्यूडो फोर्स किस तरीके से अप्लाई करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में के बारे में हम क्या जानते हैं, ये सब के बारे में एक बेसिक चर्चाएं जो है वो मैं यहां पर समाप्त करता हूं, और इसके साथ मैं एनएलएम भी समाप्त करता हूं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिगार्डिंग कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत राइट नाउ नहीं है, क्योंकि शुद्ध एनएलएम के क्वेश्चंस
दोनों फ्रेम में से कोई भी एक ले लो तुम, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, अपनी श्रद्धा से दोनों में एफर्ट जो है वो लगभग लगभग एक जैसे ही रहता है, कोई ड्रास्टिक डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। बट एज द कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेस इन पर्टिकुलर सिनेरियोज वी हैव टू चूज सम पर्टिकुलर फ्रेम्स। उसका गाइडलाइन राइट नाउ देना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक तुम लोग खुद नहीं फंसोगे तब तक ये बात रियलाइज नहीं करोगे व्हेन द इनर्शियल फ्रेम इज बेटर एंड व्हेन द नॉन इनर्शियल फ्रेम इज बेटर। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं बोलता रहूंगा जो यहां पर ये वाला फ्रेम लो, यू आर गोइंग टू गेट इट इज गोइंग टू गेट सिंप्लीफाइड, एंड दूसरे में बहुत बार ग्राउंड फ्रेम लेने पे हम सिंप्लीफिकेशन का सामना करते हैं। ठीक है, तो वट एवर हैपन्स वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिक जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ स्यूडो फोर्स उसका एनालिसिस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन। क्योंकि अभी तक हमारा सरफेस सारे के सारे स्मूथ था। व्हाट हैपेंस इफ द सरफेस बिकम्स रफ? ओके।